नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हम गुजरात की खबर से कर रहे हैं, जहां पर पाटीदार आंदोलन हिंसक हो उठा है और मेहसाणा में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। तो पाटीदारों के प्रदर्शन में जबरदस्त हिंसा हुई है। मेहसाणा में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। बस को जलाया गया है, मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। न सिर्फ ये सारा कुछ मेहसाणा में हो रहा है, गृह मंत्री रजनी पटेल के दफ्तर पर हमला किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर पर भी पथराव किया गया है। राजकोट, सूरत, अहमदाबाद में इंटरनेट सेवा अगले 24 घंटे तक रोक दी गई है। सूरत में धारा 144 लगा दी गई है। आरक्षण और हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग कर रहे हैं सभी। पाटीदारों ने कल गुजरात का बंद भी बुलाया है, गुजरात में बंद रखा है। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से बात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। गुजरात का मेहसाणा शहर पाटीदार आंदोलन पार्ट 2 से फिर से दहक रहा है। सड़कों पर पाटीदार नेता और पुलिस आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले भीड़ को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदारों ने आज जेल भरो आंदोलन छेड़ा तो हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने पहले तो लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ के इरादों को खतरनाक भांपते हुए तेज पानी की धार लोगों पर बरसाई गई। भीड़ जबरदस्त थी और पाटीदार आंदोलन के पहले चरण को याद करके पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया। भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे। कोई परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा देने में नहीं आई। उनको रिजेक्शन का लेटर भी टाइमली पहुंचा दिया गया। उसके बावजूद उन्होंने ये प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करने के बाद पूरी रैली के साथ में जेल ब्रेक करने के लिए जब जेल रोड की तरफ जाने लगे तो रास्ते में उनको जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। इससे पहले 25 अगस्त को भी समूचा गुजरात पाटीदारों के आंदोलन से सुलग उठा था। 25 अगस्त की क्रांति रैली में करोड़ों के नुकसान और 9 लोगों की मौत के बाद वही आवाजें फिर से उठ रही हैं। नेताओं की मांग है कि पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल को जेल से छोड़ा जाए और उन्हें राज्य में आरक्षण देने में देर न हो। आंदोलन काम से मात्र सेवा करें। हालात इस दफा और गंभीर है। पाटीदारों के असर वाले मेहसाणा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और अमरेली में सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। कल पाटीदार समाज गुजरात बंद का ऐलान करके सरकार के लिए मुसीबत की नई किश्त तैयार कर चुका है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मेहसाणा में आरक्षण की आग भड़की हुई है। पुलिस की फायरिंग हुई तो गुजरात के ही राजकोट में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की शादी में गोलियां चलाई गईं। रविंद्र जडेजा आज राजकोट में रिवाबा सोलंकी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। पूरी सज धज के साथ घोड़ी पर दूल्हे राजा बनकर निकले थे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। सजी धजी घोड़ी और साथ में बैंड बाजा और बारात। खूब शान से बढ़ रही थी जडेजा की बारात कि अचानक बारातियों में से ही एक हाथ हवा में लहराता है। जडेजा से बस थोड़ी ही दूरी पर 1, 2, 3, 4 और 5, एक के बाद एक 5 गोलियां हवा में दागी जाती हैं। यही नहीं, तस्वीरों को गौर से देखिए। फायरिंग के वक्त किस तरह जडेजा की घोड़ी गोली की आवाज से बिदक जाती है। खुद जडेजा भी घोड़ी को संभालते हुए नजर आते हैं। बारातियों से घिरे जडेजा ने घोड़ी को संभाला और फिर खुद भी संभले, लेकिन फायरिंग की इस घटना से जडेजा की हाई प्रोफाइल शादी विवादों से जुड़ गई। कोई लग्न प्रसंग में ऐसा माहिती मिली है कंट्रोल में, पुलिस कंट्रोल में कोई गैरकायदे से फायरिंग किया है। तो इनमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए इधर आए हैं और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेंगे तो उसमें गुनाह रजिस्टर करेंगे और कड़ती कार्रवाई करेंगे। रिवाबा सोलंकी के साथ जडेजा की शादी सीजन्स होटल में होनी थी, लेकिन परंपरा के मुताबिक वो घोड़ी पर सवार हुए थे। जश्न के दौरान फायरिंग कानूनी रूप से गलत है और शादी के जश्न के दौरान फायरिंग से कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं। खुद जडेजा की घोड़ी
जिस तरफ बिदक गई उससे कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। जडेजा मशहूर खिलाड़ी हैं और इस लिहाज से सार्वजनिक जिंदगी में उनसे नियम कानूनों के पालन की उम्मीद की जाती है। राजकोट से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। खुशियों की बारात खून के रंग में रंग गई। जश्न के दौरान हुई फायरिंग में पड़ोसी का घर लहूलुहान हो गया और अपनी बालकनी में खामोशी से बारात का तमाशा देख रही लड़की मौत से लड़ने को मजबूर हो गई। घर की बालकनी से शादी का धूम धड़ाका देखना अंजलि के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। शाम के 7:30 बजे मंगोलपुरी इलाके के इस घर की बालकनी के ठीक नीचे एक बारात निकल रही थी। लोग मस्ती में नाच रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी। इस दौरान नियम कानून को धता बताकर एक शख्स फायरिंग भी कर रहा था। इस छोटी सी सकरी गली जहां खुले आकाश का हिस्सा बहुत कम है, वहां लापरवाह मस्ती जानलेवा साबित हुई। गोलियां चलाने वाले ने बिना ऊपर देखे एक गोली दागी जो सीधे अंजलि के सिर में जा घुसी। आतिशबाजी और पटाखों के शोर में कुछ पल के लिए यह हादसा समझ में नहीं आया, लेकिन अंजलि अचेत हो गई और उसके सिर से बेतहाशा खून बहने लगा। तब पता चला कि सिरफिरे की सनक किसी की जिंदगी पर भारी पड़ गई है। यहाँ पर घुड़चढ़ी हो रही थी, तो घुड़चढ़ी के समय उन लोगों ने फायरिंग की। ये भी नहीं देखा कि बालकनी में कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। इतनी लापरवाही करी है कि एक बच्ची की जान आज खतरे में लगी है। उस बच्ची की गोली सीधा सर के बीचों बीच में। डॉक्टर ने बोल दिया कि उसका बचना बिल्कुल मुश्किल है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब घुड़चढ़ी की रस्म निभाई जा रही थी। जिस लड़के पर गोली चलाने का आरोप है उसकी पहचान हो गई है, लेकिन वो फरार है। पश्चिम बिहार के अस्पताल में भर्ती अंजलि के बचने की उम्मीदें धूमिल पड़ गई हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस तैनात है। घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, पुलिस ने उसकी मेमोरी डिस्क को अपने कब्जे में कर लिया है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली आज तक। नोएडा में तेज रफ्तार BMW कार से जोरदार टक्कर में मारे गए गुलफाम के परिजनों ने आज डिप्टी SP के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से नाराज लोग गुलफाम के शव को लेकर दफ्तर के बाहर बैठ गए। परिजनों की मांग है कि गुलफाम घर का अकेला कमाने वाला था, इसलिए उन्हें फौरन उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इस प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों के काफ़ी मान मनव्वल के बाद लोग यहां से हटे। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। मुझे इंसाफ 224 घंटे हो गए, ना कोई मुजरिम पकड़ा गया। उसे तो जबरदस्ती रोड से अलग था, उसे कुचल दिया। एक कार कुचल के चली गई, ना उसका कोई मुजरिम पकड़ा गया, ना कुछ हुआ। वो लोगों ने देखा तो हमने सुना कि पिस्तौल दिखा के भाग गया और उसे पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी। मुंबई से ट्रेन गोरखपुर जाने वाली थी और जनरल क्लास के बाहर मुसाफिरों की लाइन लगी हुई थी। अचानक वहां खड़े लोगों में बहस शुरू हुई और फिर भीड़ एक दूसरे को मारने पीटने लगी। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ट्रेन में सवार होने से पहले इनके सिर पर भूत सवार हो गया। कतार में खड़े यात्रियों के 2 दलों में पहले बहस हुई, फिर हाथापाई शुरू हो गई। वहां जो लोग खड़े थे उनके समझने और सोचने विचारने से पहले संग्राम छिड़ गया। दे दनादन वाले अंदाज में कभी घूसा तो कभी लात चले। जब रेलवे स्टेशन पर लात और घूसे चल रहे थे तब वहां अपने दोस्त को छोड़ने आए एक शख्स ने मोबाइल फोन से इस लड़ाई का वीडियो बना लिया। मैं उधर स्टेशन पे एक दोस्त को छोड़ने के लिए गया था और उधर देख रहा था मारा मारी हो रही थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया। क्या हो रहा था, कुछ पता चला क्यों ना? वो एक लाइन के वजह से एक दूसरे की लाइन आगे पीछे करने की वजह से लफड़ा हो रहा था। अब एक दूसरे को मारना चालू कर दिया। आपस में गुत्थम गुत्था हुए इन मुसाफिरों को गोदान एक्सप्रेस से गोरखपुर आना था। ये ट्रेन रविवार की सुबह 11 बजे चलती है, लेकिन कतार वहां शनिवार की रात से ही लग गई थी। ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर करने वालों की भारी भीड़ थी। तभी वहां किसी बात पर कहासुनी हुई और फिर मारपीट हो गई। मामला सामने आने के बाद रेलवे पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यात्रियों में से किसी ने अपनी ओर से मामला दर्ज नहीं कराया है। एजाज खान, मुंबई, आज तक।
3 दिन में करीब 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा। रामनवमी के 3 दिनों के उत्सव में साईं बाबा के भंडार में 2 करोड़ 83 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। इन 3 दिनों में साईं बाबा के भक्तों ने जी भर के बाबा के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया है। रामनवमी के मौके पर शिरडी भगवा रंग में रंग गई थी। साईं भक्तों की पालकी पहुंच रही थी और भंडार साईं का भर रहा था। शिरडी में रामनवमी का त्योहार 3 दिनों तक चलता है और इन 3 दिनों में वहां करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया गया। रामनवमी के 3 दिनों के उत्सव में साईं की तिजोरी में 2 करोड़ 83 लाख रुपए आए। इनमें से दक्षिणा पात्र में 1 करोड़ 83 लाख रुपए डाले गए और देणगी काउंटर पर भक्तों ने 74 लाख रुपए भेंट किए। भक्तों ने 385 ग्राम सोना चढ़ाया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2 लाख रुपए की चांदी भी चढ़ाई गई। साईं के दरबार में विदेशी भक्तों ने 5.81 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी चढ़ाई है। उनके भंडार में अब तक 391 किलो सोना और 4178 किलो चांदी आ चुकी है। अलग अलग बैंकों में करीब 1587 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट है। महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा है, पानी का हाहाकार मचा है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा कि वो शिरडी में चढ़ाने जाएगा। जहाँ उसकी समाधि है तो वहाँ पानी क्यों नहीं है? वो चमत्कार उसका कहाँ गया? जो जीवन भर फकीर रहे, एक कपड़ा पहनकर जिन्होंने जीवन काटा, आज उन्हीं साईं का मंदिर महल बन चुका है। श्रद्धा के नाम पर साईं का दरबार लगातार समृद्ध हो रहा है। नितिन, शिरडी, आज तक। अप्रैल का महीना यूं तो गर्मी की शुरुआत माना जाता है, लेकिन इस साल अप्रैल में ही गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। लगभग पूरा देश इस वक्त तप रहा है और ज्यादातर राज्यों में तापमान 40 को पार कर गया है। अभी तो अप्रैल अपनी आधी उम्र ही पार कर सका है, लेकिन झोंके मई वाले हैं। आसमान सुलग रहा है, धरती तप रही है। ये दिल्ली की दोपहर है, जहां सड़कें सूनी पड़ गई हैं। एक दिन पहले जब पारा 43 डिग्री पर जाकर ठहर गया, तो गर्मी ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। हवा क्योंकि बहुत ज्यादा नम है और इसीलिए दिल्ली में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किल घड़ी अभी आना बाकी है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी तो तापमान 44 डिग्री तक ही पहुंचा है। अप्रैल के अंत में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ये पारा उछल के 46 डिग्री के पार जा सकता है। गर्मी आई है तो एक रंग के साथ। उत्तर से दक्षिण तक अप्रैल में ही आग बरसने लगी है। यहाँ तक कि पहाड़ों की हवा गर्म हो चली है। ठंड खोजने शिमला पहुंचे सैलानियों को निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश उबल रहा है। हालत यह है कि ताप को देखते हुए लखनऊ के स्कूलों में वक्त का बदलाव कर दिया गया है। बिहार झारखंड का भी हाल कुछ ऐसा ही है। झारखंड के जमशेदपुर में पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है। उधर बिहार के राजगीर में सदियों पुराने कुंड और झरने सूख गए हैं। गुजरात और राजस्थान की बात तो करनी ही बेकार है। राजस्थान के 11 शहरों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर है। आंध्र और तेलंगाना में गर्मी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। वहां गर्मी से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी पारा कोहरा मचाए हुए है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि इस साल सूरज सितम ढाएगा। औसत तापमान ऊपर रहेगा और गर्मी की उम्र लंबी होगी। बस अच्छी बारिश का पूर्वानुमान ही एक उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। लगातार बढ़ते पारे के बीच हैदराबाद में अचानक से बारिश हो गई और मौसम बदल गया। मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो एक शादी के दौरान एक टेंट भी गिर गया है। हालांकि संतोष की बात यह रही कि जिस वक्त ये टेंट गिरा वहां पर लोग नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे अस्थायी बने हुए निर्माण थे जो इस बारिश और तेज़ हवा की वजह से ढहे हैं। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। एक कार को नुकसान ज़रूर पहुंचा है और शादी का टेंट गिर गया है, लेकिन उस वक्त वहां पर जब ये टेंट गिरा कोई भी नहीं था। कॉस्मिक ग्रुप में निवेश करने वाले लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग उन्हें तय समय पर फ्लैट नहीं दिए जाने का विरोध कर रहे थे।
इन लोगों को वादा किया गया है लेकिन लंबे समय से फ्लैट्स नहीं दिए जा रहे। लेट लतीफी करने वाले बिल्डर्स के लगातार विरोध के बाद केंद्र सरकार ने भी अब सख्ती दिखाई है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सभी कंपनियां तय वक्त पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करें। They have to adhere to the schedule. What has been promised has to be fulfilled. Because of such examples only the real estate bill was initiated. I appeal to all the builders to adhere to the time schedule.